माँ जी, आप ऐसे रसोई बोलती हैं? इस रसोई में मैं पहली रसोई तो क्या आखिरी रसोई भी ना करूं। हाँ माँ जी, रसोई की हालत तो बहुत खराब है और इतनी गर्मी में इस रसोई में पहली रसोई कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तू तो रहने ही दे छोटी बहू, तेरे घर में तो रसोई भी नहीं थी, एक कमरे में ही खाना और सोना था, और तुम मेरी रसोई में कमी निकाल रही हो। और बड़ी बहू, मैं जानती हूँ रसोई की हालत बहुत खराब है, पर पहले सिर्फ हम 3 माँ बेटे थे, इसलिए मैं अपने कमरे के बाहर बैठकर खाना बना लेती थी, पर अब तो तू आ गई है, तुझसे तो बाहर नहीं बनवा सकती ना खाना। माफ करना माँ जी, पर मैं इतनी गंदी रसोई में काम नहीं कर सकती। मैं अपने कमरे की बालकनी में खाना बनाऊंगी और इस रसोई में तभी कदम रखूंगी जब इस रसोई की मरम्मत होगी। ठीक है बहू, अगर तू कहती है तो मैं कल से ही इस रसोई का काम शुरू करवा देती हूँ। मेरी बहू की बातें सराखों पर। आशा की बड़ी बहू अमीर घर से थी, इसलिए आशा उसे सराखों पर रखती है, तो वहीं अपनी छोटी बहू से सही से बात तक नहीं करती। अगले दिन होते ही ऐसा कुछ कारीगर को घर बुलाती है और रसोई का काम शुरू करवा देती है, जिस वजह से निशा को खाना बनाने में दिक्कत होती है। और ना चाहते हुए भी घर के आंगन में जो की खुली छत का होता है, वहां मिट्टी का चूल्हा बनाती है और जरूरत के कुछ सामान रखती है। आंगन काफी बड़ा है, थोड़ी सी जगह में मेरी रसोई भी बन जाएगी और मैं काम भी कर लूंगी। अच्छा किया जो बिना मेरे कुछ बोले तूने आंगन में अपना चूल्हा जमा लिया, वरना तुझे घर के बाहर मैं भेज देती। एक बार मैं अपनी बड़ी बहू की रसोई देख कर आती हूँ, कहीं उसे बालकनी में कोई दिक्कत ना हो। आशा निशा की कोई हेल्प नहीं करती और चुपचाप ऊपर चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बड़ी बहू बालकनी पर गैस सिलेंडर और कुछ लकड़ी के रैक दीवार पर बना लेती है और उन पर मसाला नमक के डब्बे रखकर खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। बहू, तूने तो अपनी रसोई बहुत अच्छी बना ली। मैंने सोचा नहीं था बालकनी में तू इतनी अच्छी रसोई बना लेगी। हाँ माँ जी, और देखिए ना, यहाँ ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है एसी की, और धूप भी नहीं है। मजा आएगा बाहर का नजारा देखकर खाना बनाते हुए। वैसे मेरी प्यारी देवरानी ने अपनी रसोई कहाँ बनाई है? बहू, रसोई का काम चल रहा है, उसका कमरा छोटा सा है, कहाँ बनाती बेचारी, आंगन में बैठी है जमीन पर सामान रखकर। ऐसी बात है तो फिर एक बार तो देखना बनता है। इतना बोलकर आशा और पूजा नीचे आती हैं, जहां वो देखती हैं कि चिलचिलाती गर्मी और धूप में बैठकर बेचारी निशा कढ़ी और चावल बना रही है। बेचारी मेरी देवरानी, काश कि तुम्हारी रसोई भी ऊपर होती तो तुम भी मेरी तरह बालकनी पर अपनी रसोई बना पाती। पर कोई बात नहीं, खाना बनने के बाद जैसे ही रसोई का काम शुरू होगा, तुम एक चादर में अपना सारा सामान रखकर कमरे में ले जाना, क्योंकि बाहर रहने की वजह से तुम्हारे खाने और सामान का सत्यानाश हो जाएगा। पूजा अपनी देवरानी का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद खाना बनाकर सारा खाना और बर्तन सामान अपने कमरे में बेड के नीचे जाकर रख देती है। कुछ देर में मजदूर घर आते हैं और रसोई का काम शुरू कर देते हैं। इस वजह से पूरा आंगन गंदा हो जाता है और बार बार मजदूरों का आना जाना लगा रहता है। सारे मजदूर तो आंगन में ही मसाले बना रहे हैं चूने के लिए, अब मैं खाना कहाँ बनाऊं? इधर तो बहुत गंदगी हो रही है। काम करती हूँ, शाम होने वाली है और अमित को 7 बजे तक खाना चाहिए होता है। यहीं पर थोड़ी सी सफाई करके खाना बना लेती हूँ। निशा थोड़ी दूर की सफाई करके एक बार फिर अपना चूल्हा लेकर खाना बनाने के लिए बैठ जाती है और आज खाने में सादी सब्जी और रोटी बनाती है, क्योंकि रसोई में काम चल रहा था, इसलिए सब्जी में काफी धूल भी पड़ जाती है। तो वहीं अपनी छत की बालकनी पर आराम से पूजा भी पराठे और पनीर बना रही होती है। बहू, तेरे खाने में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ ही देर में गोपाल घर आता ही होगा, फिर हम सब साथ में खाएंगे। अरे वाह, बालकनी पर तुमने बहुत अच्छी रसोई बनाई है। मेरी रसोई भी ऊपर ही है। सोच रही हूँ खाना बनाते हुए बालकनी पर खड़ी होकर तुमसे थोड़ी सी बातें भी कर लिया करूंगी, वरना इतनी ज्यादा गर्मी है कि रसोई में ज्यादा देर खड़े ही नहीं रह जाता। वैसे तुम्हें तो गर्मी नहीं लगती होगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ गर्मी का तो एहसास ही नहीं होता। उल्टा मेरे कमरे में जो एसी लगी है उसकी ठंडी ठंडी हवा भी लगती है मुझे, और हम तो रात में तारों की छांव में बैठकर खाना खाते हैं। जहाँ एक तरफ पूजा बालकनी पर रसोई बनाकर काफी खुश थी और अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाती थी, तो वहीं आंगन में रसोई होने की वजह से निशा को काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। कितनी धूप लग रही है और ऊपर से यहाँ आग से तो शरीर में जलन हो रही है। बस जल्दी से खाना बना कर हटो। निशा, थोड़ा देखकर खाना बनाया करो। कल रात में जो तुमने खाना दिया था उसमें बहुत कंकड़ थे। मैडम, जल्दी से खाना बनाओ और हटो यहाँ से, हमें रसोई का काम शुरू करना है। और आज टाइल कटेगी तो दिन का खाना भी अभी बना लो। क्योंकि आज आंगन में ही टाइल्स कटनी थी, इसलिए निशा को काफी दिक्कत होती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और रात के 8 बजे तक रसोई का काम चलता है। और जब सभी मजदूर चले जाते हैं तो बेचारी गर्मी से परेशान, पसीने से लथपथ पूरे आंगन की सफाई करती है और रात के 10 बजे खाना बनाकर खाने के लिए बैठती है। निशा, तुम्हें कितना पसीना आ रहा है? कमरे में चलो, मैं कूलर चला देता हूँ। तुम माँ से क्यों नहीं कहती कि तुम्हें बालकनी पर ही खाना बनाना है?
आप तो जानते हैं हमारी लव मैरिज है, ऊपर से मैं गरीब, दहेज में भी कुछ नहीं लाई। जेठानी जी तो दहेज में एसी लेकर आई थी, इसलिए माँ जी मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मेरे हाथों का खाना खाती हैं। कोई बात नहीं निशा, सिर्फ अप्रैल की गर्मी में धूप आंगन में आती है, तब मई जून होगी तो धूप दूसरी तरफ से निकलेगी, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो कहता हूँ कि तुम सुबह 6 बजे ही खाना बना कर रख दो, मैं ठंडा खा लूंगा। अमित का आइडिया निशा को काफी पसंद आता है और अगले दिन मजदूरों के आने से पहले आंगन में बैठकर निशा खाना बनाती है और जब मजदूर आते हैं तो आराम से काम करती है और साथ ही वह पूरे दिन के लिए पहले से ही मजदूर के लिए चाय बनाकर एक थर्मस में रख लेती है। तो वहीं समय गुजरने के साथ अब सीधी धूप बैल्कनी पर आती है। हे भगवान, अब तो 7 बजते ही बैल्कनी पर धूप आ जाती है। खाना कैसे बनाऊं? खैर, जैसे तैसे खाना बनाकर मैं कमरे में चली जाती हूँ। पूजा जल्दी से चिलचिलाती धूप में खड़ी होकर खाना बनाती है और आधा अधूरा खाना बनाकर अपने कमरे में एसी चलाकर बैठ जाती है। तभी वहां उसकी नंद 1 साल बाद हॉस्टल से आती है। भाभी, आप एसी चलाकर कमरे में बैठी हैं? माँ ने बताया मुझे आपके बारे में। मैं तो माँ की तरफ हूँ, मुझे नहीं खाना उस गरीब के हाथ का खाना जो उसने आंगन में बनाया है। सुबह का बनाकर रखा हुआ है, ठंडा खाना कौन खाए? सही कहती है माँ, गरीब लालची होते हैं। मैं तो आपके हाथ का गर्म खाना खाऊंगी। तुम पागल हो गई हो? बैल्कनी पर धूप देखो कितनी तेज है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करूँ? खुद कर लो। पूजा की बेरुखी देख काजल खुद खाना लेने के लिए जाती है, पर जब वह बैल्कनी पर जाती है तो देखती है कि कुछ कौवे और कबूतर खाने में मुंह मार रहे हैं और सारा खाना भी बैल्कनी पर फैला है और जगह जगह पक्षियों ने पॉटी करी हुई है। अब काजल के पैर जलने लगते हैं और वह गर्मी से परेशान सीधा पूजा के पास जाकर बोलती है, भाभी, माँ की बातें सुनकर मुझे लगा था बहुत अच्छी हैं, पर आपकी बातें और बैल्कनी का खाना देखकर मुझे लगता है कि मुझे निशा भाभी के ही पास जाना चाहिए। आपसे अच्छी हैं वही जिन्होंने मेरे आते ही मुझे चाय पानी तो दिया, जबकि गर्मी हम सबके लिए है। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है और तपती धूप में अपना खाना देखने के लिए जब पूजा बैल्कनी पर आती है तो उसके पैर जलने लगते हैं और वह सभी पक्षियों को भगाकर खाना अपने कमरे में लेकर जाती है। हे भगवान, इन पक्षियों ने तो सारा खाना बर्बाद कर दिया मेरा। अब क्या खाऊं मैं? बैल्कनी पर इतनी धूप हो रही है, कैसे खाना बनाऊं? अब तो शाम का इंतजार करना पड़ेगा। जहां पूजा बैल्कनी की धूप, पक्षी, धूल, मिट्टी, गंदगी से परेशान थी तो वहीं रसोई का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, जिस वजह से अब नीचे आंगन में ना तो गंदगी होती है और ना ही निशा को धूप लगती है, जिस वजह से वो आज पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और रात का खाना सबको देते हुए कहती है। काजल ने बताया मुझे बैल्कनी पर कितनी धूप है और पक्षियों ने क्या तबाही मचाई है। मैं जानती थी अब तक पूजा ने खाना नहीं बनाया होगा, इसलिए आज आप सबका खाना मैंने बनाया है। बहू, मैंने तुझे जानबूझकर आंगन दिया और अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर तेरी इंसल्ट की, फिर भी तू हमें खाना पूछ रही है। हाँ माँ जी, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो। हमें माफ कर दो निशा, तुम गरीब थी इसलिए हम तुमसे चिढ़ते रहे। हमें लगा गरीब लालची होते हैं, पर आज तुमने साबित कर दिया कि हमारी सोच गलत है। कल जब हम रसोई में खाना बनाने जाएंगे तो वह रसोई अकेली मेरी नहीं, हम दोनों देवरानी जेठानी की होगी। इस तरह पूजा, निशा और आशा के बीच की खटास खत्म हो जाती है और अगले दिन से पूजा और निशा अपनी नई रसोई में एक साथ खाना बनाती हैं। राजू तपती धूप में स्कूल से घर आते ही पंखा चलाकर सो जाता है और तभी लाइट चली जाती है। इस लाइट को भी अभी जाना था। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? गोलू को देखो, इसके घर में इन्वर्टर लगा है, हम क्यों नहीं इन्वर्टर लगवा लेते? रहने दो बेटा, हम गरीब बिजली का बिल नहीं भर पाते, इन्वर्टर कहाँ से लगाएंगे? रुक, मैं तुझे हाथ पंखा कर देती हूँ। रहने तो दादी, उससे मुझे कोई ठंड नहीं लगने लगेगी। मुंह बनाकर राजू घर के बाहर जाता है और गोलू उसे अपने घर बुलाता है। राजू, तुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, लाइट भी नहीं है, तू मेरा घर आ जा, मेरा घर बहुत ठंडा है और इन्वर्टर से एसी भी चल रहा है। बेटा, कोई जरूरत नहीं है इन गरीबों को अपने घर बुलाने की। खबरदार अगर ये मेरे घर में आए तो। घर में आने से पहले ही शीतल राजू को फटकार लगा देती है। ये देख शांति को बहुत बुरा लगता है और वह शीतल से कहती है, बहू, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव सही नहीं। अगर तुम्हें नहीं पसंद कि राजू तुम्हारे घर आए तो तुम इसे प्यार से भी मना कर सकती हो। अरे बहन, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपना बच्चा अपने घर में ले जाओ। चलो गोलू बेटा अंदर, बहू इन गरीब लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। बेटा, तुझे उन अमीरों के घर जाने की जरूरत नहीं है। गोलू तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, पर तू उनके घर मत जाना। अब तू अंदर चल, लाइट आ गई है। इतना बोलकर शांति राजू को अपने साथ घर में ले आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे एक दिन राजू जब सुबह नहाने के लिए जाता है। माँ, ये पानी कितना गर्म है, मैं नहीं नहाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, आज तू ऐसे ही स्कूल चला जा। मैं तेरे लिए एक बाल्टी में पानी निकाल कर रखूंगी। दोपहर तक जब वह ठंडा हो जाएगा तो तू स्कूल से आकर नहा लेना।
माँ अगर मैं स्कूल नहाकर नहीं गया तो सभी बच्चे मेरा मजाक बनाएंगे। आपको रात में ही मेरे लिए एक बाल्टी पानी निकाल देना चाहिए था। अब मुझे कुछ नहीं पता, बर्फ लेकर आओ, मैं पानी में बर्फ डाल के नहाऊंगा। राजू बेटा, मैं भी तो इसी गर्म पानी से नहाया था, जल्दी से नहा लो। अब ना चाहते हुए भी राजू गर्म पानी से नहाता है और जब वह स्कूल पहुंचता है तो गोलू राजू अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। स्कूल में कितनी ज्यादा गर्मी है, पंखे की तो हवा ही नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे घर पर तो एसी लगा और लाइट चली जाती तो इन्वर्टर चालू हो जाता है। और माँ ने तो स्पेशली मेरे लिए गर्मियों के लिए छत पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है, बहुत ठंडा पानी रहता है उसका। क्या सच में? हम लोग तो गर्म पानी से नहाते हैं। राजू तू कैसे पानी से नहाकर आया है? गोलू तो तेरा पड़ोसी है, तो तू क्या इसी के घर गया था? राजू किसी भी बात का जवाब नहीं देता और यहाँ देख क्लास के सभी बच्चे राजू और गोलू की दोस्ती पर हंसने लगते हैं। ये देख दोनों ही बच्चे उदास हो जाते हैं और घर आते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अक्सर गर्मी में लाइट चली जाया करती थी। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार सो रहा होता है और रात के 3 बजे लाइट चली जाती है, जिस वजह से राजू परेशान हो जाता है और वह अकेले बिना किसी को बताए छत पर सोने चला जाता है। सुनिए जी, देखो ना राजू कहाँ चला गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। घर में लाइट भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह मेरा बच्चा कहाँ चला गया होगा। वो हमेशा गर्मी से परेशान रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे पड़ोसी के घर चला गया। माँ राजू घर में ही होगा, कहीं घर में ही देखते हैं। इस तरह पूरा परिवार राजू को ढूंढता है और जब निशा छत पर जाती तो वो देखती है कि सुबह के 6 बजे राजू अकेले छत पर सो रहा है। निशा अपने बेटे को उठाती है और उसे गले से लगाकर उससे कहती है, बेटा तू छत पर अकेला क्या कर रहा है? रात को बहुत गर्मी लग रही थी, मच्छर भी काट रहे थे, लाइट भी नहीं आई थी, इसलिए मैं अकेला ही ऊपर छत पर सोने आ गया। रात में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बेटा मुझे बता तो देता, तू जानता है मेरी सांसें सूख गई थी तुझे अपने पास न देखकर। राजू को देख निशा की जान में जान आती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन उनके घर बिल आता है और इस बार उन्हें बिल के साथ नोटिस भी मिलता है। 2 महीने हो गए तुमने बिल नहीं भरा, 10 दिन का बस समय है। अगर इस 10 दिन में 1000 रुपए नहीं भरे तो तुम्हारे घर की लाइट काट दी जाएगी। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और इन गरीबों से और बिल भी नहीं भरा जाता। अरे 1000 रुपए भरना कोई बड़ी बात नहीं। मेरा देखो 4000 रुपए का बिल आया है, वो भी 1 महीने का, और हम ये भी आराम से भर लेते हैं। अरे बहू छोड़ना, उन गरीबों के पास तो खाने के भी पैसे नहीं, घर में लाइट लगवा लिया वही बड़ी बात है। अपनी अमीर पड़ोसन की बात सुनकर निशा और उसके परिवार वालों को काफी बुरा लगता है और वह लोग घर में चले जाते हैं। इसी तरह 10 दिन बीत जाते और वो लोग बिल नहीं भर पाते, जिस वजह से बिजली वाला आकर उनकी लाइट काट कर चला जाता है। माँ अब क्या हमें पूरी गर्मी इसी तरह अंधेरे और गर्मी में बितानी होगी? नहीं बेटा, मैं बहुत जल्द बिल भर दूंगा, फिर हमारे घर में लाइट आ जाएगी। तुम फिक्र मत करो, आज रात को हम सब छत पर सोएंगे। छत पर बहुत ठंडी हवा आती है, वैसे भी हमारा पंखा अच्छी हवा नहीं देता था। इस तरह पूरा परिवार खाना लेकर छत पर जाता है और वह लोग एक साथ छत पर खाना खाकर सो जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और बढ़ती गर्मी की वजह से शांति की तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन जब तपती धूप में शांति सर पर राशन लेकर आती है तो उसे लू लग जाती है। माँ जी आपका तो बुखार उतर ही नहीं रहा, क्या करूं? एक काम करती हूँ, शीतल बहन से मदद मांगती हूँ। पूरे मोहल्ले में बस उन्हीं के घर एसी लगी है और मेरे घर तो लाइट भी नहीं है। निशा मदद मांगने के लिए अपनी पड़ोसन के घर जाती है। निशा तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी गरीब की मदद करूंगी? मेरा पति इतने पैसे कमा रहा है, हमने इन्वर्टर घर में लगा रखा है इसलिए कि तुम जैसे गरीबों को सहारा दे सके। अपनी परेशानी खुद झेलो। इतना बोलकर शीतल निशा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद निशा बाहर से थोड़ी सी बर्फ खरीद कर लाती है और साथ ही घर में रखा प्याज का रस निकालकर अपनी सास के सर पर रखती है और ठंडे पानी से पट्टी करती है। बहुत जल्द शांति की तबीयत ठीक हो जाती है और जैसे ही रवि की सैलरी आती है सबसे पहले वो बिजली का बिल चुकाता है, जिस वजह से उनके घर लाइट आ जाती है। माँ हमारे घर लाइट आ गई। हाँ बेटा, और अब यहाँ लाइट कभी नहीं कटेगी। निशा मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी सैलरी बढ़ने वाली है। हम सभी एम्प्लॉइज की 1000 रुपए बढ़ गई है सैलरी। अब जो मेरी 1000 रुपए सैलरी बढ़ी है उससे मैं हर महीने बिजली का बिल भर पाऊंगा। घर में लाइट आने की वजह से पूरा परिवार काफी खुश था। तो वहीं शीतल के घर में शॉर्ट सर्किट होता है और अचानक से लाइट चली जाती है और जब शीतल इन्वर्टर ऑन करती है तो उसका इन्वर्टर भी ऑन नहीं होता। अरे बहू क्या हो गया, तूने अब तक इन्वर्टर क्यों नहीं ऑन किया? माँ जी ऑन ही नहीं हो रहा है, लगता है इन्वर्टर ठीक करने वाले को बुलाना पड़ेगा। शीतल इन्वर्टर वाले को घर बुलाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका इन्वर्टर खराब हो गया है और उसे रिपेयर करने के लिए सर्विस सेंटर ले जाना होगा और ठीक होने में इसे 4 से 5 दिन लग जाएंगे। माँ जी ठीक करवाने के लिए इन्वर्टर को भेजना ही पड़ेगा। 4 से 5 दिन की बात है, बस भगवान से दुआ करो कि लाइट ना जाए।
शीतल इन्वर्टर को सर्विस सेंटर भेज देती है और कुछ देर बाद शीतल देखती है कि मोहल्ले में सभी के घरों में लाइट आ रही है सिवाय उसके, जिसके बाद वह बिजली वाले को बुलाती है और उसे पता चलता है कि उसके घर की बिजली की फिटिंग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से खराब हो गई है और दोबारा से फिटिंग करने में 2 दिन लगेंगे। 2 दिन तक हमारे घर में क्या बिजली का ही काम होता रहेगा? इन्वर्टर भी खराब हो गया है। बेटा मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, बाहर गए तो धूप से जल जाएंगे और घर में रहे तो पसीने से मर जाएंगे। शीतल बहन, गर्मी से परेशान क्यों होती हो? तुम मेरे घर आ जाओ, हमारे बच्चे दोस्त हैं, अगर हम भी दोस्ती कर लें तो क्या खराबी है? मेरे घर में एसी नहीं है पर पंखा है। एसी जितनी ठंडक तो तुम्हें नहीं मिल पाएगी, पर हाँ गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। इतना बोलकर निशा शीतल और उसके पूरे परिवार को अपने घर में लेकर आती है और पंखे में बिठा देती है और फिर भी उनके पसीने छूट रहे होते हैं, जिसके बाद खाली समय में खुद निशा आशा को हाथ पंखा करती है, जहाँ ये सब देख उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। बस करो निशा, हाथ पंखा मुझे दे दो, मैं अपनी सास को खुद हवा कर दूंगी। मैं कितनी बुरी हूँ, जब तुम्हारी सास बीमार थी तो तुम मुझसे मदद मांगने आई तो मैंने तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जब बिजली वाला तुम्हारा लाइट काट कर गया तब भी मैंने तुम्हारा मजाक बनाया, और जब मेरे बेटे ने राजू को घर में बुलाया मैंने तब भी उसे घर में नहीं आने दिया। इतना बुरा करने के बाद भी आज तुम मेरी मदद कर रही हो। अरे बहन, ये सब तो पुरानी बातें हैं और अभी गर्मी इतनी है कि क्या ही कहूँ। हमने गर्मी झेली है, हम समझ सकते हैं तुम्हारी हालत, बस इसीलिए इंसानियत के नाते हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और शीतल ये दिन हमेशा याद रखती है और अब जब भी निशा को जरूरत पड़ती तो वह उसकी मदद जरूर करती है।